एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और जितने बच्चे मेरे से क्लास ले रहे हैं आप लोग टाइमली अपना रिविजन कर रहे होंगे। एज आई टेल यू इन एवरी क्लास, बेटा जितना भी हम यहाँ पर कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा सा रिविजन करो। ऑल दो मैं आपको रिविजन क्लास में ही करवा देती हूँ, थोड़ा सा रिविजन करने की तो फिर भी जरूरत है ना। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा बेटर होती है। सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है कि सेल्फ स्टडी इज द ग्रेटेस्ट स्टडी। तो इस ग्रेटेस्ट स्टडी का फायदा उठाइए, सेल्फ स्टडी का फायदा उठाइए। जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतने आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और अभी से जितना अपनी नॉलेज बढ़ाओगे ना, आगे आने वाले टाइम में उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी आप लोगों की एज कम है, छोटे हो आप लोग, अभी जितना आप लोग नॉलेज को गेन कर सको उतना गेन करो, नहीं तो आगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, क्लास बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। हर तरह का प्रेशर बढ़ता है, हर साइड से प्रेशर आएगा और तब शायद आप लोग उतनी नॉलेज गेन ना कर पाओ। तो ये बेस्ट टाइम है बेटा, आप लोग अपने आप को अपनी तैयारी में दो, अपने एग्जाम की तैयारी में दो, अपने सेमेस्टर की तैयारी में दो और बेसिकली पढ़ाई में दो। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो पढ़ाई में, राइट। तो मौज मस्ती अपनी जगह सब करो, लेकिन पढ़ाई को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ाई के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। और फिर आप तो अच्छे बच्चे हो, तो चलो हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। कौन सा चैप्टर चल रहा है मैम? आपका हमारे पास यूनिट 1 चल रहा है। यूनिट 1 कौन सी है मैम? यूनिट 1 है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ नॉट जस्ट एल्केन्स, एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो बेसिकली हमारा जो चल रहा है दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 3-4 क्लासेस ले चुकी हूँ बेटा। उन सभी क्लासेस में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करवा दी हैं और हम जो लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, वी वर डूइंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या कर रहे थे मैम? हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे किसका मैम? साइक्लोएल्केन का। तो वी वर डूइंग द method of preparation of cycloalkane, right? तो we were doing the method of preparation of cycloalkane। उसके पहले जितना भी एल्केन के बारे में था सब कुछ मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। एक एक चीज बेटा बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू सबसे पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। वो देख लोगे फिर आप आगे का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर वो नहीं देखा होगा तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला। तो पहले वो वाले लेक्चर देखो, उसके बाद ये करो। और जितने बच्चे देख के आए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, आगे का लेक्चर आपका मूव ऑन होने जा रहा है। तो हम कर रहे थे बेटा मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। मैम जितनी भी साइक्लोएल्केन्स हैं वो हम बनाएंगे कैसे, खास कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या था मैम? जो लास्ट क्लास में आपने बताया था दैट वाज इंटरनल वुड्स रिएक्शन। लास्ट क्लास में जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेटा दैट इज इंटरनल वुड्स रिएक्शन। और इंटरनल वुड्स रिएक्शन से कई बार सवाल आ चुका है, आपका फिर से सवाल आने के चांसेस हैं। अगर साइक्लोएल्केन पूछा तो साइक्लोएल्केन में या तो कॉल्वेज से सवाल आ सकता है, आगे करवाऊंगी, या तो डीकार्बोक्सिलेशन से सवाल आ सकता है, या तो तुम्हारा सवाल आ सकता है इंटरनल वुड्स रिएक्शन से। तो बेटा इंटरनल वुड्स रिएक्शन आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमने क्या किया था याद करिए मैम, जब भी वुड्स नाम सामने आ जाए एक बात पहचाननी है आपको, याद रखना ये बात मेरी, जब जब तुम्हें कहीं भी वुड्स दिख जाए तो वुड्स का एक ही मतलब है बेटा, सोडियम मेटल प्रेजेंट होगी। सोडियम मेटल के साथ साथ तुम्हारा ड्राई ईथर भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? जब जब वुड्स दिख जाए बेटा हमेशा याद रखिएगा सोडियम मेटल प्रेजेंट होगी, सोडियम मेटल के साथ साथ ड्राई ईथर जरूर प्रेजेंट होगा ही होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे भी वुड्स है, यहाँ पर भी आएगा आपके पास इंटरनल वुड्स है, सोडियम मेटल भी होगी, ड्राई ईथर भी आएगा। अब सोचो होता क्या है इस मेथड में? सबसे बड़ी बात तो यही है कि होगा क्या यहाँ पर, ये बताइए मैम। तो हम यहाँ पर लेंगे बेटा दो तरह के एल्केन, या किसी भी तरीके के एल्केन ले सकते हो। या तो आप 1,3 डाई हेलो एल्केन ले लो, या तो आप 1,4 डाई हेलो एल्केन ले लो। मैंने बोला है डाई हेलो एल्केन। कितने हेलोजन होंगे मैम? 2 हेलोजन होंगे। हमने कोई भी एल्केन लिया है या तो 1,3 डाई हेलो एल्केन ले लेंगे हम, या तो 1,4 डाई हेलो एल्केन ले लेंगे। उस डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही मैम आपकी ये रिएक्शन होगी आपका हेलोजन तो निकल जाएगा, और हेलोजन निकलने के बाद जो बचा रह जाएगा हमारे पास वो होगा बेटा साइक्लोएल्केन।
क्या बचेगा मैम? हमारे पास बचा रह जाएगा साइक्लोएल्केन। अब ये जो रिएक्शन मैंने करवाई थी, एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ। रिएक्शन बेटा कुछ इस तरीके की थी। यहाँ पे हमने लिया एक डाईहेलोएल्केन। क्या लिया मैम? यहाँ आपने लिया है एक डाईहेलोएल्केन। अब जरा मुझे बताओ ये डाईहेलोएल्केन किस प्रकार से है। देखिए मैम, यहाँ पर एक हेलोजन लगा है, एक हेलोजन यहाँ पर लगा है मैम, दोनों तरफ एक एक हेलोजन है। और अगर मैम दोनों तरफ हमारे पास एक एक हेलोजन आ रहा है तो सिंपल सी बात है डाईहेलोएल्केन बन गया। अब अगर इस डाईहेलोएल्केन की रिएक्शन बेटा मैंने सोडियम मेटल के साथ में करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस ली है मैंने? आपने प्रेजेंस ली है ड्राई ईथर की। तो अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन कराई बच्चा, तो ध्यान रखो हमें मिलना क्या है? हमें मिलना है मैम साइक्लोएल्केन, क्योंकि हम साइक्लोएल्केन बना रहे हैं। यानी कि मैम यानी कि आपका ये Br यहां से रिलीज होगा, ये Br यहां से रिलीज हुआ, दोनों Br चले गए तो हमें क्या मिला मैम? दोनों Br चले गए तो हमें मिल गया अपना C2H6, सॉरी C2H6 नहीं C3H6, C2H6 नहीं, हमें मिल गया अपना C3H6। और बेटा C3 कितने कार्बन है मैम? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो इनको कैसे मैं लिख सकती हूँ मैम? C3H6 को आप ऐसे लिख सकते, दिस इज योर C3H6। और देखिए मैम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हर तरफ 2 हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका C3H6, यानी मैम ये आपका हो गया प्रोपेन। क्या मिल गया आपको मैम? हमें रिसीव हो गया हमारा प्रोपेन। क्या रिसीव हुआ बेटा मैम? हमें प्रोपेन रिसीव हुआ। बहुत बढ़िया। प्रोपेन क्या है मैम? प्रोपेन एक साइक्लोएल्केन है। साइक्लो क्यों? क्योंकि बेटा एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर साइकिल का या फिर अगर रिंग का फॉर्मेशन हो तो इसको हम क्या बोलेंगे मैम? ये हमारे पास हो गया साइक्लोएल्केन। तो इसको हम खाली प्रोपेन ना बोलकर बेटा साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। सिर्फ प्रोपेन नहीं, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन लिखना, बिकॉज ये एक रिंग में आ रहा है। डन। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैम? बाय प्रोडक्ट में देखिए 2 सोडियम मेटल तो मिल ही रहे हैं आपको, तो 2Na आप यहाँ पर लिख लीजिए। और क्या मिल रहा है? ये वाला Br और ये वाला Br भी तो निकल रहा है ना, यानी कि बाय प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा दैट वुड बी 2NaBr। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा इंटरनल वुड्स रिएक्शन। बहुत इजी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं किया मैंने। दिस इज वेरी इजी रिएक्शन, मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और देखो तुम्हारा ये सॉल्व हो गया। डन। कैसे हुआ समझ में आया? हमने अपना डाईहेलोएल्केन लिया, जैसे ही सोडियम मेटल के साथ में हमने इसकी रिएक्शन कराई, हमें मिल गया अपना साइक्लोप्रोपेन और 2NaBr यहां से निकल गया। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनल वुड्स रिएक्शन। अब ये तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया किसका? ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया साइक्लोएल्केन का। और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, जैसे जो दूसरा और इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रॉम डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स के द्वारा, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स के थ्रू हमें किसका फॉर्मेशन होगा मैम? डाईकार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू आपको आपका साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक। जैसे कि देखो मैंने लिखा एसिटिक एसिड, अब यहाँ पर कितने COOH है मैम? एक ही COOH है, तो इसको हम कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने 2 एग्जांपल लिए, सॉरी मैंने 2 कार्बन लिए और दोनों कार्बन के पास एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों कार्बन के पास एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा तुम्हारे पास डाईकार्बोक्सिलिक। क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सुनना मेरी बात, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही तुम हीट करोगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना। चूना समझ में आता है ना? चूना, उसी चूने को यानी कि व्हाइट वॉश, उसी चूने को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दो तो वो बन जाता है बेटा आपका सोडा लाइम। तो अगर आप डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को तुमने क्या किया मैम? अगर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में गर्म करेंगे, सोडा लाइम के साथ में हीट करेंगे, तो जो हमें रिसीव होगा वो होगा साइक्लोएल। जब भी डाईकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ में आप हॉट करोगे, हीट करोगे, हमें क्या रिसीव होगा? सोडा लाइम के साथ हीट करने पर हमें अपना साइक्लोएल्केन्स रिसीव हो जाएगा। समझ में आया कैसे साइक्लोएल्केन रिसीव होगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। यू कैन से कि व्हेन डाईकार्बोक्सिलिक लिख ही देती हूं मैं, व्हेन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, when dicarboxylic acid is heated, when dicarboxylic acid salt, सिंपल से डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं, हमें उसके सॉल्ट को हीट करना पड़ेगा। तो यू कैन राइट व्हेन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट इज हीटेड,
when dicarboxylic acid salt is heated with soda lime, सोडा लाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, और NaOH के साथ में अगर तुम CaO डाल देते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि सोडा लाइम मतलब CaO प्लस NaOH। देन डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स, यानी कि जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे वो चले जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। देन decarboxylation occurs and cycloalkane is observed। और क्या ऑब्जर्व होगा मैम? और हमें साइक्लोएल्केन ऑब्जर्व हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को जैसे ही हम हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज सोडा लाइम? यू विल से सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। तो जैसे ही हमने इस मिक्सचर के साथ में उसको बेटा हीट करा, हीट करते ही हमारे पास क्या होगा मैम? हीट करते ही वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होगा बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा आपके पास में रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तुरंत वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल हो जाएगा, एंड तुरंत आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे ही रिमूवल हुआ, उसका रिमूवल होते ही हमें जो फाइनली मिल जाएगा बेटा, दैट वुड बी योर साइक्लोएल्केन। क्या मिलेगा मैम? हमें मिल जाएगा हमारा साइक्लोएल्केन। अब ये रिएक्शन मैं तुमको करवाती हूँ, ध्यान से देखो ये रिएक्शन कैसी हुई। हमारे पास है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, बीच में तो हमें एल्केन लेना पड़ेगा, हमने बीच में मान लो 4 मेंबर्ड की एल्केन ले ली, फिर से COOH। भाई 2 बार COOH क्यों लिखा? क्योंकि देखो ना यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार COOH लिखा। चलो जी, अब मुझे बताओ किसके साथ में हीट करना है? आपको सोडा लाइम के साथ में हीट करना है, यानी हमने NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ में हमने इसको हीट कर दिया। जैसे ही हम इसको सोडा लाइम के साथ में हीट करेंगे, बाहर क्या निकल जाएगा मैम? देखिए यहाँ पर आपका साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही आपका साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, हमें रिसीव क्या होगा? हमें एक साइक्लोएल्केन रिसीव हो जाएगी, और बाहर क्या निकल जाएगा मैम? 2 COOH आपके पास बाहर निकल जाएंगे। ये जो 2 COOH बाहर निकले हैं, इसी को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो 2 COOH बाहर निकले ना बेटा, this is known as the decarboxylation, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का बाहर निकल जाना। और जो हमें रिंग मिली है वो क्या मिली है मैम? ये आपको साइक्लोएल्केन रिसीव हो गई। क्या रिसीव हुआ मैम? हमें यहाँ पर साइक्लोएल्केन रिसीव हो गई वाया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, उसको सोडा लाइम के साथ में तुम्हें गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही सोडा लाइम के साथ में गर्म करोगे, क्या रिसीव होगा मैम? हमें अपना साइक्लोएल्केन रिसीव हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ रिमूवल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बेटा, अगर ये क्लियर है तो अब हम अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड तुम्हारे पास है फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। जो पहले पढ़ा के आई हूं सब वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए मैंने उस क्लास में भी बोला था कि आप ध्यान से पढ़ लो। जब तुमने पहले कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, जब तुमने पहले वर्ड्स पढ़ा था, मैंने बताया था बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि सब कुछ आगे आने वाला है, और आगे जितना आ रहा है बेटा सबका बेसिक वही पहले वाला है। तो जिस बच्चे ने मेरे वो वाले क्लास ढंग से लिए होंगे उसको आज कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब सॉर्टेड होगा। तो देखो, फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ भैया कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या था क्या कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस? यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ था क्या? बताओ भाई, क्या होता था कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस? मैम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में वो होता था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी होती थी कोई भी सॉल्ट में। जैसे कि यहाँ पे हम किस सॉल्ट में डालेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक क्यों? क्योंकि मैम हमें यहाँ साइक्लोएल्केन बनाना है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तुम्हें एक रेडिकल या फिर किसी आयन का फॉर्मेशन होगा जो आगे चल के साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। डन।
और क्या होता था कॉलबेज में मैम? कॉलबेज में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड की जाती थी और ये जो रिएक्शन होती थी वो एनोड पे होती थी। कौन से हाफ सेल में? एनोड हाफ सेल में कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होता था। तो हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है, जो तुम्हारा कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो एनोड हाफ सेल पे होगा और कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले क्या मैम? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वा सॉल्यूशन? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का। तो आई कैन राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ electrolysis of the aqueous solution of dicarboxylic जो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स प्रोड्यूसेस रेडिकल। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स प्रोड्यूसेस व्हाट? प्रोड्यूसेस रेडिकल फ्रॉम अ रिंग। किसका फॉर्मेशन करेगा मैम? ये एक रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, देन बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू अ रिंग। फॉर एग्जांपल रिएक्शन में मुझे करनी है, मुझे क्या लेना है? मुझे लेना है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो जो सॉल्ट लेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। मान लो 2 मोल ले रही हूं मैं COO-। सॉल्ट में हमेशा चार्ज आयन आते हैं, COO-, और ये मान लो ले लिया CH2 3 बार और यहाँ पर भी है आपके पास COO-। दिस इज व्हाट? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं। डन। अब जैसे ही हम इसमें बेसिकली हीट प्रोवाइड करेंगे हमें रिसीव हो जाएगा साइक्लोएल्केन। जितने भी मेंबर का आप यहाँ पे लोगे उतने मेंबर का तुमको साइक्लोएल्केन यहाँ पर रिसीव हो जाना है। डन। बेसिकली कितने मेंबर का होगा? ये 2 बार है, 2 बार लिखा है और 3 कार्बन है, यानी कि 6 मेंबर का तुमको रिसीव हो जाएगा। मतलब यू विल बी रिसीविंग दिस, यानी तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन। अब मैंने कैसे पता लगाया कि हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा? समझो मेरी बात। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो 3 है, 3 कार्बन है और कितने बार है मैम? 2 बार है। 2 बार 3 कार्बन है, यानी कितने मेंबर की रिंग मैम? 6। यानी कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की रिंग कौन होती है? ये होती है 6 कार्बन की रिंग। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे हम जितनी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जितना भी आगे का पोर्शन बचा है, कहीं ना कहीं दैट पोर्शन इज रिलेटेड टू दिस साइक्लोहेक्सेन। कहीं ना कहीं दैट पोर्शन इज रिलेटेड टू दिस साइक्लोहेक्सेन। समझ आया मेरी बात? तो देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई गई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के साथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट तो रिमूवल हो गया उसका, और जो हमें मिला दैट वाज साइक्लोएल्केन। एक बार ये रिएक्शन ध्यान से देख लो बच्चा, बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, अब अगर ये क्लियर है बेटा तो यहां पर तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन पूरी तरीके से खत्म। दैट वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। बस खत्म हो गया। हमने इसमें क्या क्या देखा? जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो खत्म करवा दिए सारे। हमने इंटरनल वुड्स देखा, हमने कॉलबेज देखा, हमने डीकार्बोक्सिलेशन देखा। इन सभी मेथड से हमारे पास साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो बेटा साइक्लोएल्केन का बेसिक तो मैं पहले ही बता चुकी थी। साइक्लोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट इज इट फॉर द साइक्लोएल्केन। और तुम्हारा यहीं पे आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो चुका है। इतने क्लासेस हमने लिए और आधे से ज्यादा चैप्टर तुम्हारा यहीं पे ओवर, फिनिश, खत्म। That was all about this topic। अब हम आगे टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, और आगे का जो टॉपिक होने वाला है बेटा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जितने भी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे अब वो यहाँ से आएंगे, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा आपकी थ्योरी आने वाली है इस चैप्टर में। आई विल रिएक्शंस इतनी ही थी, इतनी रिएक्शन बेटा आपने ढंग से पढ़ ली तो इस चैप्टर का काम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हमने, केमिकल रिएक्शन एल्केन देखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन देखा। जो मोटी मोटी रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे वुड्स हो गई, इंटरनल वुड्स हो गई, उसके अलावा आपके पास में कौन सी रिएक्शन मैंने डीकार्बोक्सिलेशन करवाई थी, वुड्स फिटिग रिएक्शन करवाई थी। जितनी भी रिएक्शन है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाया था, ये जितनी भी रिएक्शन मैंने बताई हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि रिएक्शन से सवाल आया तो यहीं से आएगा। सवाल इसके बाहर आएगा ही नहीं, मैं तुम्हें बता के दे रही हूँ। सवाल आया तो यहीं से आएगा। उसके अलावा ये तो हो गई रिएक्शन वाली बात। मैम थ्योरी पे आइए, थ्योरी से सवाल कहां से आता है? तो अब मैं जो थ्योरी में करवाने वाली हूँ
वहां से सवाल बनता है। तो अब जो भी मैं करवाने जा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है बेटा, दैट इज योर बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। कुछ लोग बेयर बोलते हैं, कुछ लोग बायर बोलते हैं, आपकी जो मर्जी वो प्रोनाउंस करो, ये तो चलेगा। तो हम बेयर बोल देते हैं, तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। लगभग 1925 या 19 समथिंग ऐसा ही था। एडोल्फ बेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे। एडोल्फ बेयर नाम के साइंटिस्ट ने स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन की, भैया साइक्लोएल्केन तो तुमने पढ़ लिया, कौन सी साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी साइक्लोएल्केन के बारे में सब कुछ बताया बेयर ने। साइक्लोएल्केन के बारे में कौन सी साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, इनका बॉन्ड एंगल का क्या सीन है, इनकी एनर्जी का क्या ऑर्डर है, एक एक चीज बताई। किसने? एडोल्फ बेयर ने। तो एडोल्फ बेयर ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। इस स्ट्रेन थ्योरी के आधार पर उन्होंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ एनी साइक्लोएल्केन। किसी साइक्लोएल्केन की क्या स्टेबिलिटी हो सकती है, उसकी क्या एनर्जी हो सकती है, किसी भी साइक्लोएल्केन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी, दैट इज बेयर। और इनकी इस थ्योरी के बिहाफ पे बेटा आपके जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए और बहुत काम की थ्योरी थी। उस जमाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेसिक थ्योरी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर किए थे। ऐसी ऐसी चीजें बताई इन्होंने जिसके बिहाफ पे दूसरे साइंटिस्ट ने और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई। अरे इसके बेसिस पर तो ऐसा समझो कि नया चैप्टर ही बन गया है। जो इन्होंने थ्योरी दी उस थ्योरी के आधार पर साइंटिस्ट ने नए नए चैप्टर बना दिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री नया चैप्टर बन गया पूरा, सिर्फ इनकी थ्योरी को फाउंडेशन रख के। तो ये थ्योरी जो थी बेटा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट इज गोना बी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये थ्योरी आगे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर डायरेक्टली यहां से सवाल नहीं आया तो इनडायरेक्टली सवाल जरूर आएगा। सो राइट, इनडायरेक्टली सवाल आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली क्या था ये, इन्होंने क्या दिया, इनका साइंटिस्ट का नाम था बेटा एडोल्फ वेन बेयर। साइंटिस्ट का नाम था बच्चा एडोल्फ वेन बेयर। एडोल्फ वेन बेयर ने लगभग 1885 के अराउंड, 19 बोला मैंने क्या, 1885 के अराउंड सही कर लेना। एडोल्फ वॉन बेयर in 1885 produce a theory, related to what? Related to स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। रिलेटेड टू व्हाट? मैम एडोल्फ वेन बेयर ने जो 1885 में थ्योरी दी किसके लिए दी? स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन को बताने के लिए। रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन। इन्होंने बताया कि भाई कौन सा साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल होगा और क्या ऐसा हम करें कि साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोएल्केन को बॉन्ड एंगल के बेसिस पर हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या बेसिकली उन्होंने उनके बीच के एंगल होंगे। तो बेयर ने प्रपोज किया एक एंगल का कॉन्सेप्ट, जिस एंगल के कॉन्सेप्ट पे हम बोल सकते हैं कि भैया ये एंगल के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, ये आपके साइक्लोएल्केन के एंगल रहेंगे। तो वी कैन से कि बेयर कंपोज्ड अ थ्योरी, या फिर वी कैन से बेयर प्रपोज्ड अ थ्योरी। वी कैन से कि बेयर ने क्या किया, मैम बेयर ने हमारे पास एक थ्योरी बनाया। अच्छा ध्यान से सुनो, इस थ्योरी में क्या था, जो बेयर ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स ले लिए थे, बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड ले लिए थे और उनके एंगल स्ट्रेन को कंपेयर किया। इन विच एंगल स्ट्रेन वॉज कंपेयर्ड, एंगल स्ट्रेन अभी बताऊंगी एंगल स्ट्रेन क्या होता है। इन विच एंगल स्ट्रेन वॉज कंपेयर्ड, in which angle strain was compared for many cyclic compounds, बहुत सारे cyclic compounds का। for many cyclic compounds, बेयर ने बहुत सारे cyclic compound लिए और उन बहुत सारे cyclic compound में उनका एंगल स्ट्रेन इन्होंने देखा, और जब इन्होंने एंगल स्ट्रेन देखा तो वो उसकी वजह से पता चला कि वो अनस्टेबिलिटी ला रहा है। हम लिख सकते हैं that strain brings instability,
उस एंगल की, उस स्ट्रेन की वजह से, यानी कि जो एंगल का स्ट्रेन हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैली हुई है। यानी कोई भी साइक्लोएल्केन आपकी स्टेबल नहीं हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल सी हो रही है। अब देखो ऐसा होता क्यों है। एंगल स्ट्रेन का क्या मतलब है? एंगल स्ट्रेन का बेटा मतलब यह है कि मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल। अगर मैंने टेट्राहेड्रल के लिए 109.5 डिग्री एंगल डिसाइड कर दिया तो वो उसी एंगल पे रहना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है या अगर वो उससे कम है तो इस चीज को बोलते हैं बेटा एंगल में स्ट्रेन आना। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन्ड एंगल। एंगल में स्ट्रेन्ड आ गया, एंगल स्ट्रेन हो गया, और जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन आता है बेटा उतना ज्यादा आपका साइक्लोएल्केन अनस्टेबल होता जाता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जितना ज्यादा एंगल में स्ट्रेन आएगा उतना ज्यादा एंगल अनस्टेबल, आपका साइक्लोएल्केन अनस्टेबल हो जाएगा। और बेयर्स ने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड लिए, साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें उन्होंने देखा कि यार इसमें तो एंगल स्ट्रेन है, और जब जब एंगल स्ट्रेन आएगा तब तब आपका वो कंपाउंड अनस्टेबल होता जाएगा, जिसकी वजह से इनको पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनमें तो एंगल स्ट्रेन आ रहा है ना। एक बार वापस पढ़ो क्या बोला है। एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में थ्योरी दी। इन्होंने आफ्टर ऑल साइक्लिक कंपाउंड लिए जिनमें बहुत सारे एंगल्स को देखा। जब इन्होंने एंगल को देखा तो यहाँ पर तो अनस्टेबिलिटी आ रही थी। भैया कब अनस्टेबिलिटी आ रही थी? जब जब बॉन्ड एंगल डेविएट हो रहा था। यानी कि हम लिख सकते हैं व्हेनेवर बॉन्ड एंगल डेविएट्स, व्हेनेवर बॉन्ड एंगल डेविएट्स, यानी जब जब बॉन्ड एंगल डेविएट होता है अपने आइडियल बॉन्ड एंगल से, डेविएट्स फ्रॉम देयर आइडियल बॉन्ड एंगल, जब जब आपका बॉन्ड एंगल डेविएट होता है अपने आइडियल बॉन्ड एंगल से, तब तब आपको बॉन्ड एंगल स्ट्रेन रिसीव होगा, तब तब आपको एंगल स्ट्रेन ऑब्जर्व होगा। क्या रिसीव होगा मैम? तब तब हमें एंगल स्ट्रेन ऑब्जर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी टेट्राहेड्रल वाला एग्जांपल दिया था, मान लो मैं फिर से टेट्राहेड्रल वाला एग्जांपल लेती हूँ। अच्छा, टेट्राहेड्रल कब बनेगा? तब तुम्हारा टेट्राहेड्रल बनेगा जब तुम्हारा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, अगर ये जो तुम्हें कार्बन एटम दिया है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी मैम? उसकी ज्योमेट्री रहने वाली है टेट्राहेड्रल। और जब भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती है उसका बेटा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 109.5 डिग्री। क्या रहेगा बेटा? आपका बॉन्ड एंगल रहेगा 109.5 डिग्री। अगर आपका sp3 कार्बन एटम का जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं आ रहा है तो क्या होगा बेटा? अगर ये नहीं आ रहा है तो जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो स्ट्रेन्ड कर जाएगा। यानी कि अगर 109.5 डिग्री आपको नहीं मिला, कुछ और मिल गया, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेन इन बॉन्ड एंगल। यानी कि बॉन्ड एंगल में आ गया बहुत सारा स्ट्रेन, और जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा आपका गिवन साइक्लोएल्केन उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। सुनना मेरी बात, जितना ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा स्ट्रेन्ड होता जाएगा, उतना कंपाउंड, उतना ज्यादा साइक्लोएल्केन अनस्टेबल होता जाएगा। अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से करवाती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर लेते हैं साइक्लोएल्केन्स। देखो कौन कौन से साइक्लोएल्केन लेंगे। जो सबसे पहला साइक्लोएल्केन बेटा हम ले रहे हैं दैट इज योर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, समझना मेरी बात, जो सबसे पहला हम साइक्लोएल्केन ले रहे हैं वो है आपका साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन प्रोप कब बनता है बेटा? अगर देखो मैंने आपको बताया था अगर आप एक कार्बन लोगे तो उसको बोलेंगे मेथ। अब एक कार्बन से तो रिंग बन नहीं सकती भाई, एक कार्बन है किससे जोड़ेंगे? रिंग बन नहीं सकती। दो कार्बन लोगे तो बनेगा एथ। दो कार्बन से भी रिंग नहीं बन सकती भाई, दो कार्बन है, रिंग कैसे बन सकती है? एक कार्बन एक कार्बन कैसे रिंग बनेगी? जब तीन कार्बन लोगे तब इसको हम बोलेंगे प्रोप। और अगर तुम तीन कार्बन ले रहे हो अब हम इसको आपस में जोड़ करके रिंग बना सकते हैं। यानी जो तुम्हें ऑर्गेनिक की सबसे छोटी रिंग मिलेगी वो कब मिलेगी? जब तीन कार्बन होंगे। दो कार्बन तक तो रिंग ही नहीं मिलती ना। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक रिंग कब मिलेगी मैम? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक रिंग या स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन होता है 3 मेंबर्ड की रिंग। जब जब तुम तीन कार्बन को जोड़ोगे या जब जब तुम्हारे पास 3 मेंबर्ड की रिंग बन रही होगी उसको तुम बोलोगे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक रिंग या स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन। क्या है वो स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन मैम? साइक्लोप्रोपेन। तो जो साइक्लोप्रोपेन आया है बेटा वो क्या है मैम? साइक्लोप्रोपेन जो हमें रिसीव हुआ है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक रिंग है। हमें कब रिसीव हुआ मैम? जब हमने 3 कार्बन लिया, यानी कि साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कैसे बनता है मैम? अगर आप
3 मेंबर्ड की रिंग ले रहे हो तो अगर मैम आप 3 मेंबर्ड की रिंग ले रहे हो जिसमें 3 कार्बन एटम है, उसमें जो बनेगा मैम वो होगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन को मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी मैम, साइक्लोप्रोपेन को आप कुछ इस तरीके से बना दो। क्या बन गया ये मैम, ये हमारे पास बन गया साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन बनता है। अब यहाँ पर कार्बन कैसा है मैम, देखिए ना, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन में दिखाऊं तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है ना, हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। ये देखो हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाला कार्बन एटम मान लो, इस वाले कार्बन एटम के कितने बॉन्ड है मैम, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि ये वाला कार्बन कैसा निकला मैम, ये वाला कार्बन जो आपका है वो sp3 कार्बन है। बहुत बढ़िया। चलो ये वाला कार्बन कैसा होगा मैम, अगर आप इस कार्बन पे देखोगे ना, 1 2 3 4, वापस 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होने का मतलब है मैम ये वाला कार्बन भी आपका sp3 कार्बन है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी जब तुम देखोगे ये तुम्हारे पास sp3 कार्बन आएगा। डन। और जब जब आपका कार्बन बेटा sp3 आता है तो sp3 कार्बन का जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, sp3 कार्बन एटम की, अगर मैं sp3 कार्बन एटम की बात कर रही हूं तो उसकी जो ज्योमेट्री निकलने वाली है वो क्या होगी मैम, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कितनी होती है मैम, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। यानी कि टेट्राहेड्रल का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होना चाहिए मैम, इसका जो आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए इट मस्ट बी 109.5 डिग्री। कितना होना चाहिए मैम, sp3 कार्बन है तो जो आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो था 109.5 डिग्री। कितना था मैम, 109.5 डिग्री। बट जो इसका बेटा एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है, तुम जान के शॉक हो जाओगे, तुम जान के शॉक हो जाओगे कि बच्चा जो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है, जो यहाँ पे कार्बन का एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। जी हाँ 60 डिग्री। भाई होना कितना चाहिए था मैम, होना तो चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन एक्चुअल कितना है मैम, एक्चुअली केवल 60 डिग्री है। कितना डेविएशन है, जो आपका साइक्लोप्रोपेन है उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था बेटा 109.5 डिग्री, लेकिन 109.5 डिग्री ना होकर ये तो केवल और केवल 60 डिग्री रह गया। यानी कि यहाँ पर कितना स्ट्रेन है, 109.5 में से 60 डिग्री को माइनस कर दो, उतना ज्यादा स्ट्रेन है। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं टू मच डेविएशन, टू मच डेविएशन, बहुत ही ज्यादा डेविएशन हो रहा है। और इस बहुत ही ज्यादा डेविएशन की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि मैम यहाँ पर डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मींस यहाँ एंगल स्ट्रेन पाया जा रहा है। वी विल से टू मच डेविएशन, दैट मींस एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है मैम, बहुत ज्यादा डेविएशन की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा मैम, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिस वजह से ये वाला कंपाउंड आपका अनस्टेबल होने वाला है। यानी कि आई कैन राइट वेरी अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा ये कंपाउंड हो जाएगा आपका वेरी अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। समझ आया बेटा कैसे हुआ ये, साइक्लोप्रोपेन कैसा हो गया मैम, जो साइक्लोप्रोपेन था हमारा वो बहुत 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 ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन क्लियर है तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। साइक्लोप्रोपेन के बाद बेटा अब अगर हम आगे मूव ऑन करेंगे तो वी विल बी हैविंग साइक्लोब्यूटेन। अब बता दो भैया साइक्लोब्यूटेन का क्या मतलब होता है। मैम आपने हमें पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो वो एक कार्बन का मतलब होता है मैम मेथ। डन। 2 कार्बन है तो मैम उसका मतलब होता है एथ। 3 कार्बन है तो उसका मतलब होता है प्रोप। और अगर हमारे पास मैम 4 कार्बन है तो उसका मतलब होता है ब्यूट। यानी साइक्लोब्यूटेन का मतलब है मैम यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट होने वाले हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग। बनेगी कैसे भैया 4 मेंबर्ड रिंग, कुछ इस तरीके से बना दीजिए मैम। ये क्या हो गया मैम, ये आपने बना दी 4 मेंबर्ड की रिंग। कैसे बनाई है बेटा, देख लो ध्यान से, देखेंगे कैसे बनाई है। हमने कुछ इस तरीके से अपनी एक रिंग बनाई है और इस रिंग को क्या बोलते हैं मैम, ये जो आपने रिंग बनाई है दैट इज अ 4 मेंबर्ड रिंग। क्या बनाई बेटा मैंने बनाई एक 4 मेंबर्ड की रिंग, है ना। अब जरा मेरे को बताओ कि इस 4 मेंबर्ड की रिंग का आपको शेप क्या दिख रहा है। जो एक एक कार्बन एटम है वो कितने हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है देखते हैं। ये वाला एक कार्बन एटम है, हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाया हुआ है। चार बॉन्ड बनाएगा तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम? अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, आप जितने भी कार्बन देखना चाहो आप देखो, हर एक कार्बन मैम यहाँ चार चार बॉन्ड बनाया है। अब बेटा अगर हर एक कार्बन यहाँ पर चार चार बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका भी मैम sp3, इसका भी मैम sp3 और इसका भी बेटा आपका sp3 हो जाएगा। यानी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ मैम? sp3। अगर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो बच्चा ज्योमेट्री बताना। मैम फिक्स बात है आपकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, है ना जी, फिक्स बात है ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है मैम? वही बात है 109.5 डिग्री। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो पता है कितना होता है? जो यहां पर आपका बॉन्ड एंगल रिसीव होता है बेटा, दैट इज नथिंग बट ओनली 90 डिग्री। 109.5 डिग्री पाया जाना चाहिए था, लेकिन यहां पाया जाता है केवल और केवल 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या समझते हो यहां से मैम? यहां से बॉन्ड एंगल तो हमें सिर्फ 90 डिग्री रिसीव हुआ। अब हम क्या करें मैम? हमारा इतना ज्यादा स्ट्रेन पाया जा रहा है, 109.5 में से तुम 90 माइनस कर दोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा एंगल स्ट्रेन पाया जा रहा है। यानी कि यहां पर भी प्रेजेंट है एंगल स्ट्रेन। लिखो भैया, एंगल स्ट्रेन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है मैम? यहां पर भी आपका बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। और बेटा जब जब एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा तब तब हमारे पास क्या होगा? तब तब हम लिखेंगे कि मैम ये वाला भी अनस्टेबल है। उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं जितना ज्यादा साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन साइक्लोब्यूटेन भी बहुत बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो बेटा आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने दो लोगों के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अगले क्लासेस में मैं आपको साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन की तो बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो अगली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आई होप जितना आज मैंने करवाया उतना सब बच्चों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे यहाँ पे ये डाउट्स है। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। सी यू सून, बाय बाय।